नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी किसकी कितनी तैयारी, लिस्ट जारी। उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए निकाय चुनाव के लिए सभी सियासी दल जी जान से जुट गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो गई है। दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर अभी मंथन जारी है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने 78 जबकि कांग्रेस ने 48 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस में पहली लिस्ट जारी होते ही सियासी घमासान भी मच गया है। एक और जहां भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा में धंधेबाजी का एक सिंडिकेट चल रहा है और इस सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं वो। बावजूद इसके उन्हें निपटाने का प्रयास पार्टी में किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा पर 98% बंगाली समाज के लोगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस में भी पहली लिस्ट जारी होते ही बवाल छिड़ गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर बगावत के सुर दिखाए। कांग्रेस में टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ ही कुछ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भाजपा कांग्रेस के लिए ये निकाय चुनाव की राह इतनी आसान होगी? आखिर क्यों अब तक प्रत्याशियों पर एक राय नहीं बन पा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। 27 दिसंबर से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 30 दिसंबर को संपन्न होने जा रही है, लेकिन अब तक भाजपा कांग्रेस अपने अपने सभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं। हालांकि लंबे मंथन के बाद दोनों ही दलों ने पहली सूची को तो जारी किया है, लेकिन दूसरी सूची में प्रत्याशियों को लेकर मत्थापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। एक ओर जहां भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रत्याशियों के चयन के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही दोनों ही दल जीत के भी दावे कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। हम पहले दिन से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और जिस तरह से एक साल ये शहरी निकायों का कार्यक्रम टला गया और चुनाव नहीं हो पाए पिछले एक साल में, तो जिस वक्त जो है सत्ता पक्ष के लोग अपने खजाने भर रहे थे और सत्ता का लाभ ले रहे थे, उस वक्त हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता के बीच में बने हुए थे। उनके दुख, उनकी परेशानी साझा कर रहे थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो जो शहरी निकाय के चुनाव होते हैं ये लोकल बेसिस पे होते हैं। स्थानीय लोग चेहरा पहचानते हैं अपने पार्षद का, अपने महापौर का, अपना पालिका अध्यक्ष का। तो जो जितना ज़्यादा जनता के बीच में सक्रिय रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा पैठ होगी और लोगों के पास वो जगह नहीं थी जहां वो अपनी समस्याओं को लेकर जाएं जिसका समाधान हो पाए। और दूसरी तरफ जो इनकी निष्क्रियता है, ठीक चुनावों के समय पर जैसे ये कुंभकर्ण की नींद से भाजपा जाग जाती है, उसका भी प्रतिफल इनको जनता इस बार देने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अधिकतम कुछ ऐसे कि जिनका जनाधार नहीं है का कोई मतलब नहीं बनता। उनके हर कार्यकर्ता का कोई जनाधार नहीं। अगर जनाधार होता तो लोकसभा चुनाव में, उप चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जनाधार अगर होता तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनको जीत हासिल होती। लेकिन जनाधार उस पार्टी का है ही नहीं। जनाधार के विहीन है वो पार्टी, तो उसमें हर व्यक्ति का नाम ऐसा ही रहेगा। और जिस प्रकार से बात रही कि हमारे सूची कल आई है, तो अगर सूची नहीं भी आती, कुछ नहीं भी होता, तो भी हमारा हर कार्यकर्ता अपने आप में कांग्रेस से निपटने के लिए पूरी तरीके से काबिल रहता है और काबिल है। वहीं भाजपा कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही दोनों ही राष्ट्रीय दलों में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में खुलकर टिकट न मिलने के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर बगावत के सुर दिखाए हैं।
तो वहीं कांग्रेस में टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ ही कुछ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी बवाल शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा में धंधेबाजी का एक सिंडिकेट चल रहा है। वह सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं, बावजूद इसके उन्हें निपटाने का प्रयास पार्टी में किया जा रहा है। ना मेरे किसी नाम से मुझे कोई मतलब है। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए। तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं, अफीम माफिया हैं। उनके कई सबूत हैं, थाना है, अफीम बेचने वालों की जमानतें कराना है। पुलिस के सीसीटीवी में जब लोग अफीम बेचने वाले पकड़े जाते हैं तो उनकी पैरवी में कौन आता है, ये सब सबूत है। और इस ओबीसी होने का लाभ इस इलाके में स्मैक बेचने वाले और अफीम बेचने वाले को जब इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सर के ऊपर से निकल गए, झंडे हम उठाएं, कुर्सियां हम उठाएं, इनकी मीटिंगों के लिए हम आए, हमें एक फ़ोन करके आज पुतला दहन है हम आ रहे हैं, लोकसभा में हम बस्ते हम लगा रहे हैं, विधानसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, सारी मीटिंगें हम कर रहे हैं, कमेटी हम बना रहे हैं और टिकट किसी और देने और किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। आज मजबूरन हमें आज यहाँ मैं इसलिए अपना टिकट मानने के लिए इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। हमें बहुत दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। सामान्य प्रक्रिया है ये, और नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। पार्टी में जो पार्टी का सामूहिक नेतृत्व होता है, फैसले लेने का अधिकार उन्हीं को होता है। पार्टी के हमारे साथ वरिष्ठ नेतागण बैठकर फैसले कर रहे हैं और जो भी फैसले उनके होंगे वो उचित फैसले होंगे। और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, इतना बड़ा युद्ध है ये। मैं मानता हूँ कि नाराज़गी होगी कुछ कार्यकर्ता में, लेकिन उस नाराज़गी को, जिसकी भी नाराज़गी होगी, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस में मुझे लगता है कि घमासान ही होगा। जहाँ इतने ग्रुप हो वहाँ घमासान ही होता है। तो ये कांग्रेस के घर का अंदरूनी मामला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो चुनाव में मैदान में है इस वक्त प्रत्याशी के रूप में, उसके पीछे पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसके साथ लग करके उसे जिताने का काम करेगा। और हमें पूरा भरोसा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के घर घर तक योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, विकास कार्यों को पहुँचाने का काम किया, एक कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से लोगों के पास योजनाओं को देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि हमें पूरा भरोसा है अपनी जनता पर, प्रबुद्ध जनता पर, क्योंकि देवस्थली है, धर्मस्थली है। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, लोकसभा में भी अपना आशीर्वाद देने का काम किया, और जो 2 उपचुनाव हमारे अभी हुए 2 विधानसभा में, उनमें भी हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हमें पूरा भरोसा है जो हमारी मिनी सरकार बनेगी, छोटी सरकार बनेगी निकायों की, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कुल मिलाकर निकाय चुनाव की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा कांग्रेस में सियासी बवाल शुरू हो गया है। वहीं दोनों ही दलों के नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों के चयन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि अब तक दोनों ही दल अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाए। देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव का क्या कुछ परिणाम सामने आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका।
गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। जपेंद्र जी, अब तक निकाय को लेकर घमासान था, लेकिन अब तो पार्टी में ही घमासान हो रहा है। कैसे निपटेंगे सर इन सभी समस्याओं से? आपने सबसे पहले तो खूब सूची जारी कर दी। कांग्रेस अलग आप पर सवाल उठा रही थी कि आपने अपने सुधार के अनुसार सब कुछ किया निकाय चुनाव में, लेकिन अब कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अपने जवाब कांग्रेस पर बाद में थोड़ा बोलेगा। आज चाहते हैं कि आप अपनी जो पार्टी में चीजें हो रही हैं, एक समाज को अनदेखा करने का आरोप लगाया जा रहा है आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, कुछ भी कह लीजिए, उनकी ओर से, उस पर स्टैंड है बीजेपी का। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में की आशाएं होती हैं कि उन्हें अधिक से अधिक चुनावों में जाने का मौका मिले, और सबका अधिकार भी है और सबके इच्छाओं का सम्मान भी किया जाता है। और ये नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास चुनावी समय में बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने माध्यम से चुनावों की रूपरेखा बनाने में लग जाते हैं। अब सीटें जितनी हैं उतने ही प्रत्याशी चाहिए। अगर हमारा बस चले तो निश्चित तौर पर जितने प्रत्याशी हैं सभी को मौका दे दिया जाए, लेकिन सबको पता होता है कि प्रत्याशी एक ही बनेगा और उसमें उस प्रत्याशी या उस पद के दावेदार अनेकों होते हैं। तो सभी की इच्छाओं का सम्मान रखा जाएगा, सभी के सामंजस्य को बैठाने में पूरी तरह से हाईकमान भी काम करता है, लोकल भी काम करती है, संगठन भी काम करता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें उम्मीद है कि सभी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक रास्ता निकाला जाएगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा निश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से गिरिराज किशोर हिंदवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत सर आपका। गिरिराज जी, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी से तो आपने खूब सवाल किए कि कब कराएंगे, क्यों नहीं करा रहे हैं, आरोप लगाए, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब सर जब तारीखें आ गई हैं, तब कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले वाली स्थिति से जूझ रही है। अंतर कलह, सवाल जवाब, एक बार फिर से कांग्रेस में वही स्थिति आ गई है। तैयारी कितनी है? क्योंकि चुनाव से ज्यादा पार्टी राजनीतिक दलों के लिए तैयारी मायने रखती है और नतीजे मायने रखते हैं। तैयारी के हिसाब से नतीजे आते हैं। क्या सिर्फ पूछते रह गए बीजेपी से कब होंगे चुनाव, या तैयारियां भी कुछ की हैं? गरिमा जी, देर आए दुरुस्त आए। निश्चित रूप से प्रदेश निकाय चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। छोटी सरकारों का गठन होना बहुत जरूरी है प्रदेश में। निश्चित रूप से भाजपा एक वर्ष तक लगभग वो जनमानस जो छोटी सरकारों के बिना जो है निश्चित रूप से दंश उन्होंने झेला है। ये निश्चित है। आज अगर अंतर कलह की बात आप रख रही हैं गरिमा जी, आज भाजपा शासित है प्रदेश में, धाकड़ धामी उसको लीड कर रहे हैं प्रदेश में सरकार को। आज सिर्फ केवल एक कॉमन मैन भी इसको देख रहा है, विजिबल है सारी चीजें, कि आज इनके सिटिंग विधायक लगातार अपनी पार्टी को कोस रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, अभी अभी अरविंद पांडे जी और कुछ समय पूर्व जो सकेनिया में जो स्टेडियम में छात्रावास बना था, निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। साथ में उन्होंने ये कहा था मेरी प्रेजेंस, कुछ लोग वाकई जो आउट वहां पे कार्यक्रम था उसमें उनकी प्रेजेंस नहीं हुई, उनको रोका गया, उनको नहीं बुलावा भाजपा ने। भाजपा के जो भी रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, उस दिन आर्य जी, देखा आर्य जी भी इनकी जो मंत्री है प्रदेश की, खेल मंत्री, वो भी वहां पहुंची थी, लेकिन विधायक को कोई सम्मान नहीं मिला। आज स्वयं सोचिए, आज विधायक गणों की जो ये इस समय इग्नोरेंस चल रही है सरकार में, इससे पूर्व में विनोद चमोली वो प्रेस को आह्वान कर चुके हैं कि भाई गुणवत्ता लिए हुए कार्य नहीं हो रहे, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे बंदरबाड़ चल रही है। आज स्वयं सोचिए आप, निकाय चुनाव में आज कांग्रेस पार्टी 48 हमारे कैंडिडेट लगभग गरिमा जी फाइनल हो चुके हैं, जिसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी लीडरशिप को लिए हुए कांग्रेस की निश्चित रूप से विजयश्री
इस समय हमें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है निकाय चुनाव, क्योंकि वाकई इसके पीछे मूल में जो कारण है गरिमा जी जो रखा मैंने एक कारण सबसे बड़ा कि 1 वर्ष तक वाकई लिंगर ऑन करना। आप स्वयं सोचिए 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो जाता है निकाय, उसके बाद 1 वर्ष तक आपने विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराने होते हैं। इन्होंने जो माहौल बनाया प्रदेश में और वाकई उनको वंचित रखा। अगर निकाय वक्त छोटी सरकारों के गठन की अगर गरिमा जी बात हो रही है तो इसलिए हो रही है कि वो जनमानस छोटी छोटी बातों को अपनी प्रॉब्लम्स को लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नाली के लिए नहीं जा सकता है, रोडों के लिए नहीं जा सकता है। वो निश्चित रूप से जो दंश उसको मिला है वो आने वाले समय में निकाय चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से इसकी वाकई जो है जो रिजल्ट होता है, प्रतिशोध होता है, जनमानस का वोट के रूप में होता है, ये इनको मिलने जा रहा है। ठीक है, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर, निकाय को लेकर बहुत लंबे वक्त से ये सवाल था कि निकाय चुनाव कब होंगे। हमने आपने कितनी बार चर्चा की है कि आखिर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सही समय पर चुनाव कराया जाए, और विपक्षी नेताओं की ओर से बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत तरह तरह के आरोप लगाए गए। जब तारीखें सामने आई तो कहा गया कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है तारीखें आई हैं और अपनी सारी तैयारी कर ली गई, लेकिन तैयारी में फेल बीजेपी भी नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों में घमासान शुरू हो गया है वो एक अलग चीज निकल कर आ रही है। और वही स्थिति कांग्रेस की भी है कि बस पूछते रहे, लेकिन कांग्रेस में तो हर बार चुनावों से पहले यही चीजें निकल कर आती हैं और इस बार भी ठीक वैसे ही हुआ। बिल्कुल गरिमा, आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ समय पहले इसी आप ही के साथ बैठकर के एक डिबेट की थी, जिस डिबेट में मैंने ये कहा था कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में घमासान होगा, क्योंकि कांग्रेस का घमासान है, जो कांग्रेस का अंतर्कलह है, वो तो कांग्रेस का लोकतंत्र है। क्योंकि यह बात तो कांग्रेस के लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसीलिए तो हमारी पार्टी के चीजें इस तरह से खुल के आ जाती हैं। ये बात हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ही कही है। ठीक, देखिए उत्तराखंड में भाजपा की जो स्थिति है इस समय, भाजपा में तमाम तरीके से, क्योंकि जिसकी जहां अपने दल में अगर जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई तो उन्होंने अपने दल को का त्याग किया और कहीं ना कहीं भाजपा को ज्वाइन किया। मैं अक्सर इस बात को कहता था कि भाजपा का कुनबा जितना बढ़ता जा रहा है ना, कई बार भाजपा के प्रवक्ता भी ये बात कहते थे कि भाई हमारा कुनबा बढ़ रहा है, लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में हमारे पास आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का ही समर्थन था तो प्रधानमंत्री तो 2014 से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो ये समर्थन अभी दरअसल ये निजी महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने मूल पार्टियों का त्याग किया और भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन आज भाजपा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जहाज में छेद होने से ही जहाज नहीं डूबता, कभी कभी जहाज ओवरलोड होने से भी जहाज डूब जाता है। ठीक, आज भाजपा में जो अंतर्कलह निकल करके आ रहा है, जो सामने आ गया है, क्या चमोली, क्या रुद्रप्रयाग, क्या पौड़ी, क्या देहरादून, क्या उधम सिंह नगर, क्या बागेश्वर, क्या चंपावत, हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय जिस तरीके से भाजपा ने अपने यहाँ लगातार विरोधी दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि भाई आने वाले निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में हमारा ध्यान रखा जाएगा, और उसका जो एक तरीके एग्रेशन है वो अब निकल करके आ रहा है, क्योंकि सीटें तो सीमित हैं। ठीक है, और भाजपा अक्सर ये बात कहती रहती है कि भाई हम जीत की संभावनाओं पर टिकट देते हैं, जो कैंडिडेट जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे। ठीक, तो आज भाजपा ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, और वो तो उन्होंने अपनी जीत की संभावनाओं के आधार पर किया है। अब इनमें से कितने जीतेंगे ये तो आने वाले समय में चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो ये अंतर्कलह है, इनको अब अगर समेटा नहीं गया समय के साथ, क्योंकि अभी आप लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के रूप में चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर यहां से चीजें स्थिर नहीं हुई तो आने वाले समय में यह भाजपा के लिए बहुत ज्यादा एक सरदर्द का कारण बन सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है। ठीक, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भीतर जो चीजें चली आ रही हैं वो कोई नई बात नहीं है।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडर्स नहीं हैं या जिताऊ कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक गुटबाजी है कि मेरे गुट के व्यक्ति को टिकट मिल जाए, फलाने गुट के व्यक्ति को टिकट मिल जाए, वो एक बड़ा कारण बन रहा है जो अब लोग इस तरीके से वहां पर विरोध कर रहे हैं। ठीक, भाजपा और कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की उस स्थिति में संगठन को लेकर के, संगठनात्मक ढांचे को लेकर के, उनकी तैयारियों को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से काफी बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। ठीक है, और उसने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के उस चीज का लाभ भी लिया है। 1 साल का लंबा समय, अगर हम देहरादून को ही देखते हैं तो देहरादून में जो निवर्तमान मेयर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, उनके ऊपर किस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे अमृत योजना में रहा हो, चाहे कोविड काल के दौरान सैनिटाइजर की खरीद का मामला रहा हो, है ना। तो तमाम सारी चीजें रहीं जो जिनके आरोप उन पर लगे, और यहाँ पर एक अधिवक्ता ने जो है उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले को कोर्ट के माध्यम से विजिलेंस में भी ले गए। ठीक है, हालांकि अब ये मामला न्यायाधीन में न्यायालय के अधीन गतिमान है। ठीक है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन पॉलिटिकल अगर सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता की अदालत में तो व्यक्ति दोषी माना जाता है ना, जब उसके खिलाफ इस तरह की चीजें उठती हैं। तो बीजेपी ने अपने पूरे 1 साल के समय को लेकर के जनता की नाराजगी को डाइल्यूट करने का काम किया और अब वो चुनाव में उतरी है। कांग्रेस को चाहिए कि जिस तरह का एग्रेशन वो डिबेट्स में दिखाते हैं, उस तरीके का एग्रेशन उनको धरातल पर भी दिखाना होगा, तब जाकर के कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि कांग्रेस की एक, जैसे भाजपा की एक खूबी है कि उसका संगठनात्मक ढांचा बड़ा मजबूत है, वो उसकी लेयर्स आपस में काफी कनेक्टिंग रहती हैं, और ये बात कही जाती है कि भाजपा में कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। इसके विपरीत जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस के बारे में भी ये प्रचलित है कि कांग्रेस में संगठन चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि संगठन में तो इतने अंतर विरोध हैं। हाँ। वहां अक्सर ये बात कही जाती है कि वहां कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, वो अपने गट्स पे चुनाव लड़ता है, अगर उसने जीत हासिल करता है तो वो अपने गट्स पे जीत हासिल करता है। लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे हैं, है ना, कहाँ 9 सीटें थी, कहाँ 17 सीटें, 18 सीटें आज कांग्रेस के पास हैं। तो संगठन तो वैसे ही का वैसे ही है, संगठन के लोग भी, है ना, जो कांग्रेस के गोदी नेता हैं, जिन्हें कांग्रेस के लोग अपने बड़े नेता कहते हैं, जिन गोदी नेताओं ने आज कांग्रेस को इस स्थिति में ला दिया, उसके बावजूद भी अगर सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की, उनके अपने गट्स थे जिनके आधार, और उनकी जमीन पर उतने पकड़ थी, उन्होंने कार्य किया था, है ना, जनता के बीच में जाकर के, कि वो चुनाव जीते। ठीक है, और 57 सीटों वाली भाजपा 47 सीटों पर से आ गई, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर है कि वहां जो कैंडिडेट है वो इंडिविजुअल ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो चुनाव लड़ लेता है, संगठन उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे तो वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन चीजें इसके उलट होती हैं। यही कांग्रेस भाजपा में जब हम देखते हैं तो भाजपा में चीजें संगठनात्मक स्तर पर तो मजबूत रहती ही रहती हैं, लेकिन अब जो मान मनोबल का दौर चलेगा, अगर वो समय से नहीं समेटा गया तो ये रायता फिर बिखर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी वक्त रहते इन सभी चीजों को संभालना होगा और सभी दलों के साथ ये स्थिति है, तभी जाकर स्थितियां बेहतर होंगी। चलिए, दीपक रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। दीपक जी, कांग्रेस और बीजेपी में अंतरकलह जो है वो दिखाई दे रही है और अब सामने आ चुकी है। ना बीजेपी इस बात को नकार पाएगी क्योंकि स्थितियां ठीक हैं, भले ही लोकतंत्र का हवाला दिया जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन स्थितियां कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जरूर होंगी निकाय चुनाव में दोनों ही दलों के लिए। यूकेडी को क्या लग रहा है, उनका क्या स्टैंड है? देखिए, सच बताऊं तो गरिमा जी, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो उम्मीदवार हैं पार्षद के और कांग्रेस के भी, लेकिन स्थिति यह है कि जो दम भरते हैं इस बात के कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हम पूरी तैयारी से हैं, डबल इंजन की सरकार है, हमने बहुत काम किया है। समझ में नहीं आ रहा है, जब लोगों ने इतना काम किया है तो एक सीधी जो लिस्ट है वो निकालने में क्या दिक्कत आ रही है नगर निगम की लिस्ट में। कल भी जो देर रात जो लिस्ट निकली है वो नगर पंचायत नगर पालिका की निकाली गई है। नगर निगम की लिस्ट निकालने में अभी भी
थोड़ा बहुत जो देरी है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं जमीनी स्तर में जिन लोग जो असंतुष्ट हैं वो असंतुष्ट कहीं टूट के कहीं दूसरे दलों पे ना चले जाए, और निश्चित रूप से ये हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं इस बात पे। और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के, देखिए, तमाम जो राष्ट्रीय दल है उनकी दिक्कत आती है, और हम लोग क्षेत्रीय दल है, हम लोग भी क्षेत्र इस स्थिति से कभी कभी सामना करना पड़ता है। लेकिन दोनों ही दलों के साथ ये दिक्कत आ रही है इस समय कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो आस लगाए बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, और अगर आखिरी मोमेंट में अगर लिस्ट उनको टिकट नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में या किसी और राजनीतिक दल के रूप में अपने उस टिकट को लेके अपनी जो इच्छा, लड़ने की इच्छा है, उसको पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर गरिमा जी एक चीज बहुत स्पष्ट है कि स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी अनुकूल नहीं है, और यूकेडी भी इसी इंतजार में है कि शायद कुछ लोग जो हैं जिनसे हम लगातार संपर्क में हैं दोनों ही दलों के, वो यूकेडी के बैनर तले लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं यदि उनको वहां पर टिकट नहीं मिलता है। ठीक है, जपेन जी के पास से एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, जपेंद्र जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। जपेंद्र जी, लोकतंत्र का आपने हवाला दिया पहले जवाब में, लेकिन सर अगर विपक्षी कहने लग जाएं तो ये विरोधी हो गए, और अपनी पार्टी में चीजें निकलकर सामने आ जाएं तो वो लोकतंत्र है। ये दोहरा पैमाना ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि अब तक अंतर कलह से जूझती थी कांग्रेस पार्टी, बस ये है कि थोड़ा सा मिसमैनेज के चलते वो चीजें बहुत जल्दी बाहर आती थी, लेकिन अब बीजेपी में भी कभी कभार ऐसी स्थिति होने लगी है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक अनुशासन मानने वाली पार्टी है, और ऐसा नहीं होता। उनके कार्यकर्ता जो है वो चीजें पार्टी का ये अंदरूनी मामला होता है और वहां पर डिस्कस होती हैं। लेकिन अब सर ओपन प्लेटफॉर्म पर चीजें आती हैं, धरना हो, विरोध हो, सब चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब बीजेपी के सामने भी वही स्थिति है। और ये जो बात अभी कुलदीप जी ने कही कि बीजेपी में एक दल चुनाव लड़ता था, लेकिन अब जब ऐसी घटनाएं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो छवि टूटती नहीं जाएगी, भले ही थोड़ा छोटा डेंट लगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से चीजें बिगड़ जाएंगी बीजेपी की, लेकिन सर एक साइकोलॉजिकली एक पार्टी के बारे में माइंडसेट बनता है जनता के बीच में भी, और बीजेपी के बारे में ये चीज रही है जो अच्छी चीज है, लेकिन अब वो बिगड़ रही है। तो इसके लिए क्या बीजेपी कुछ कर रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित तौर पर जब दल बड़ा होता है, उस दल का आकार बड़ा होता है, उसमें अनेकों लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं विचारधारा और डिसिप्लिन को सभी लोग एक तरह से माने। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारी विचारधाराएं या डिसिप्लिन को लेकर जिस वजह से पार्टी पहचानी जाती रही है, तो निश्चित तौर पर आज भी उसी वजह से पहचानी जाती है। ठीक है, बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन हमारी अब पूरा प्रयास रहता है संगठन का और हमारे नेताओं का और के विचारधारा और एक जो राष्ट्रीयता का पुट है, उससे इतर जाकर कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं और जो जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक जाना पहचाना चेहरा है, कार्यशैली है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। बिल्कुल हम ये प्रयास करते हैं। जैसा आपने भी कहा, अनेकों दल हैं आज हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले, राज्यों में भी, केंद्र में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सबसे इत्र है, और यकीन मानिए उन सबसे इत्र रहेगी, क्योंकि जो राष्ट्रीयता का पुट है, डिसिप्लिन का पुट है, विचारधारा है, तो उस विचारधारा और उस डिसिप्लिन के साथ कहीं कोई समझौता नहीं है। हाँ, कुछ हमारे नए साथी हैं, कुछ हमारे ऐसे राजनीति में हमारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि इन चीजों उसके साथ अभी पूरी तरह से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया है, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र हित को देखते हुए, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मर्यादा को देखते हुए और विचारधारा को देखते हुए हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, और उसी प्लेटफॉर्म पर उसी तरह उसी छवि के साथ हमारे प्रत्याशी अपना प्रदर्शन करेंगे, जैसा पूर्व में करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और छवि लोगों के अंदर एक पहली मांग रही है, और देशवासियों की और उत्तराखंड वासियों की उस मांग को हम समझते हैं, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, और उसी दृष्टि से संगठन और सरकार निरंतर अपने काम को आगे बढ़ा रही है। तो आने वाले चुनावों में जब सब प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे, हम चुनाव में उतरेंगे, तो ये सब चीजें आपको पूर्व की भांति उस तरह ही नजर आएगी।
ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। गिरिराज जी के पास चलते। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी डावाडोल है। कुछ चुनावों को छोड़ दें, बद्रीनाथ, मंगलौर, तो उसके बाद फिलहाल पिछले कई चुनावों से एक विकट स्थिति है और इससे निपटना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कर ऐसा लग रहा है कमज़ोर हो रही है। सबसे पहले तो एक बड़ा नेतृत्व नहीं है, लंबे वक्त से कमी है। करण महाराज जी के नेतृत्व में उपलब्धियां ज़्यादा मिली नहीं, या कह लें नहीं ही मिली। यही वजह है कि भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं में बूस्टअप नहीं है। तो कैसे सर, एक बार फिर मौका है कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बेहतर कर दिखाने का, चुनावों में वापसी कर पाने का, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? गरिमा जी, करण महाराज जी के नेतृत्व में निकाय चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। समूची जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, चाहे वो सीएलपी हो, चाहे बाकी और जो टॉप लीडर्स हैं हमारे, वो सारे लोग साथ लिए हुए, करण महाराज साहब अपने साथ लिए हुए उनको चल रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी सारी चीजें बड़ी स्मूथ है इस समय। मैं आपको बताऊं, जो मेरा स्वयं का भी एनालिसिस है और दिख भी रहा है, सारी चीजें विजिबल है, मीडिया के बीच में भी विजिबल। ये निश्चित है जो सिर्फ टवल की बातें हो रही हैं, जो आज अंतर कलह की बातें हो रही है, वो भाजपा में हो रही है, कांग्रेस में नहीं हो रही है। गरीबा, ये निश्चित है। पहली लिस्ट जो आई है बड़ी सर, दूसरी सूची से पहले तो कांग्रेस में भी वही चीज शुरू हो गई है ना। और सबसे आएंगे जपेन जी, आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। हाँ, ये निश्चित है कि आज जो जनमानस है वो धीरे धीरे समझ रहा है। अगर मैं झूठ प्लस छल इक्वल टू भाजपा करता हूं तो उसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण हैं। और निश्चित रूप से गरिमा जी 7 वर्षों से शासित हैं ये लोग। प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में, आज आखिरी पायदान के ग्रामीण की अगर बात होती है, वो आज विकास की पाठ जो हो रहा है, शासित है भाजपा। उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज ये लोग नहीं दे पा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में, आखिरी पायदान के। कांग्रेस पार्टी के साथ जनमानस, वाकई छोटी सरकारों का गठन न होना, 1 वर्ष तक सर्वाइवल। ठीक है सर, अब मुझे लगता है उससे आगे बढ़ना चाहिए। वो एक मुद्दा था, हमने उस पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, कितने में आप भी मेहमान के तौर पर बैठे हैं। अब यहाँ राजनीति का विषय नहीं है, मुझे लगता है पार्टी हित, अपने हित के बारे में आप सोचिए। दल हित में अगर आप सोचेंगे ना चीजें, तो ज्यादा बेहतर होंगी सर। अब आरोप लगाने वाला समय चला गया। आ रहे जपेन जी, थोड़ा सा उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। आप गरिमा जी स्वयं सोचिए, इनके सिटिंग विधायक मुखर होकर अगर अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सर। गिरिराज जी मेरी बात सुनिए। गिरिराज जी, पहले गिरिराज जी आप क्या कह रहे हैं? आप इनकी कमियां निकाल रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूं ना कि अब इनसे आगे बढ़िए। अपने दल के बारे में आप कब सोचेंगे? आपकी अपनी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, आपके अपने लोगों के बीच में एक गलत मैसेज गया, उसको ठीक करने पर विचार कीजिए। हमने बहुत सी चर्चाएं की, जब आपने ये सवाल उठा लिया, इनसे पूछ लिया, इनको जिम्मेदार ठहरा लिया निकाय देर से कराने पर। आज चर्चा इस पर थोड़ी है ना, आप तो हो रहे हैं। गरिमा जी, बार बार एक बात रखी गई है कि टॉप लीडरशिप जो है, करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, टॉप लीडरशिप को साथ लिए हुए लड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से जो भी छनके कैंडिडेट सामने आ रहा है उसमें सहमति है सब लोगों की, ये निश्चित है। ये सारी चीजें विजिबल है। कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में निश्चित रूप से आप देखिएगा विजयश्री की तरफ बढ़ रही है। निश्चित रूप से पार्टी का संगठन पूरा लग के काम करेगा। और इस समय छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से सरकारें जो होंगी, छोटी सरकारें जो होंगी, वो कांग्रेस पार्टी की होंगी। इस तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में। इस चुनाव को पूरी लीडरशिप को साथ लिए हुए, साथ में बड़े स्मूथली पूरे चुनाव को आप देखिएगा। निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता पूरा जुटेगा और निश्चित रूप से विजयश्री जो है की तरफ कांग्रेस पार्टी को लेके आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इतने सारी बातों में कांग्रेस के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जिसका मैं इंतजार कर रही थी। कुलदीप जी, कांग्रेस की ये समस्या होती चली गई कि अब तक देखिए, आज भी गिरिराज जी ने उसी बात पर, ठीक है वो गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन अब सर कहते हैं ना कि वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अब निकाय हो रहे हैं, अब निकाय के बाद नतीजे आ जाएंगे, तब भी आप यही कहते रह जाएंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया।
अब सोचिए, इन्होंने निकाय चुनाव भी देर से कराए, सब चीज के लिए जिम्मेदार बीजेपी आप ठहरा रहे हो, हम मान भी लेते हैं सब चीज के लिए जिम्मेदार सपोज फॉर सम टाइम वो है, लेकिन उसके बाद नतीजों में अगर वो बाजी मार ले गए तब कांग्रेस का क्या मतलब रह जाता है? आप यही करते रह गए, पूछते रह गए, आरोप लगाते रह गए, आपने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं कि आपको करना क्या है। ये वाकई में स्थिति हो गई है क्या? नहीं गिरिराज जी, मेरा ये सवाल कुलदीप जी से है। जपेन जी पहले, कुलदीप जी पहले जपेन जी को सुन लेते हैं, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह, बोलिए सर, बोलिए जपेन जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनावों के मद्देनजर ही नहीं, जनता की भावनाओं के मद्देनजर हमारी नजर जनता के ऊपर है। जनता हमसे क्या चाहती है, जनता की हमसे कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जो आज भी बनी हुई हैं, उन शिकायतों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमारे पूर्ववर्ती काम में कहाँ कमी रह गई, उस कमी को भविष्य में हम कैसे सुधारें। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम के ऊपर आधारित है। हम काम करने में भरोसा रखते हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा प्रदेश के अंदर लोगों ने चुना है, उस पर भरोसा जताया है, तो चाहे छोटी सरकार का गठन हो या बड़ी सरकार का गठन हो या केंद्र में गठन हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस उम्मीद से जनता ने चुना है, वोटरों ने चुना है, उस पर नहीं थे। ठीक है, मुझे लगा आप कुछ कांग्रेस के जवाब में कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है जपेन जी, अभी आएंगे और मेहमान है, जपेन जी आएंगे। अब प्लीज ऐसे ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, एक दूसरे के जवाब आप दोनों देते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगी। कुलदीप जी के पास चलते। कुलदीप जी, कांग्रेस पार्टी पर हम थे, जपेन जी अपनी बात बता रहे थे, खैर उनकी कोई बात नहीं, वो बीजेपी का अपना काम करने का पैटर्न है, लेकिन कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे सर? निकाय तब से हमने खुद आप कितनी डिबेट्स में हमारे साथ बैठे और हमने बराबर इस मुद्दे पर चर्चा की है, निकाय देर से क्यों हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या किया जाना चाहिए, सब पर चर्चा हुई, लेकिन अब आगे बढ़ गए क्योंकि अब तारीखें आ गई, उस पर भी डिबेट कर लिया। जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार तैयारियां कर ली, तब तारीखों का ऐलान किया, वो भी चर्चा का मुद्दा था। लेकिन अब तो नामांकन शुरू हो गए सर 27 से, अभी भी अगर यही कहते रहेंगे इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, तो ये नतीजों के बाद भी क्या इनको यही कहना है? दरअसल गरिमा, विडंबना ये है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होते हैं मीडिया में, जनता में। वो जो बात कहते हैं, वो जो विषय रखते हैं, वो पार्टी का स्टैंड होता है। ठीक है, अब हमारे गिरिराज जी अच्छे व्यक्ति हैं और वो जो बातें कह रहे हैं इससे पता चलता है कि वो अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लेकिन वो एक कहावत है हिंदी में कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ठीक, तो वैसी स्थिति इस समय कांग्रेस के लोगों की है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की है कि पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं वो उनसे वाकिफ हैं। ठीक, गरिमा में इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की स्थितियों को लेकर के मैं एक बात रखता हूं, मैं विषय रखना चाहता हूं। 2000 में राज्य बना, अंतरिम सरकार में भाजपा आई, 7 महीने में पहला मुख्यमंत्री बदला, नित्यानंद स्वामी जी हटे, कोश्यारी जी आए, चुनाव नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक, और भाजपा सत्ता से साफ हो गई, कांग्रेस सत्ता में आई। तिवारी जी ने, पहली निर्वाचित सरकार में तिवारी जी ने काम किया। ठीक, उस वक्त भी कांग्रेस के पास 30 से ज्यादा विधायक नहीं थे, यूकेडी का एक बड़ा समर्थन उनके साथ था। उसके बाद 2007 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर का अंतर कलह हमने नहीं देखा हो। 2007 के चुनाव में इसी बलबीर रोड पर, इसी भाजपा कार्यालय के बाहर सिटिंग एमएलए के टिकट कटने पर भाजपा मुर्दाबाद के नारे, भाजपा के जो फ्लैग है, उनका जो झंडा है, वो तक जलाते हुए मैंने लोग देखे हैं, और राष्ट्रीय नेताओं को गाली देते हुए, उनके फोटोओं पर जूते और चप्पल मारते हुए लोग मैंने देखे हैं। ये विरोध भी हमने देखा है भाजपा कार्यालय के बाहर। ठीक, ये मेरी आंखों देखी है। उसके बाद 2007 के बाद 2012 का इलेक्शन होता है, भाजपा सत्ता से बाहर होती है और कांग्रेस सत्ता में आती है। मामूली अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, मामूली अंतर से। ठीक है,
इस समय भी कांग्रेस के पास 30-31 सीटों का ही आंकड़ा रहता है, ठीक। लेकिन 2014 के बाद 12 के बाद भाजपा में जो रिवाइव आया, जो चेंज आया केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, उसके बाद संगठन में अमित शाह के आने के बाद भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो पूरी तरीके से एक तरीके से रिवाइव हुआ, रीसेट हुआ, अपग्रेड किया गया उसको। और उसके बाद वो जो नया ढांचा निकल करके आया संगठन का, उसकी एक कामयाबी ये रही कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड में अप्रत्याशित, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा शायद बहुमत शायद किसी भी राज्य में नहीं मिला होगा जितना उत्तराखंड में भाजपा को मिला, 70 में से 57 सीटों का, ठीक। ये भाजपा का जो उसने अपने संगठनात्मक ढांचे में जो अमूल चूल बदलाव किए थे चीजों को लेकर के, उसने अपने आप को जो अपडेट और अपग्रेड करने का काम किया, ठीक। लेकिन इन 17 सालों में कांग्रेस ने अपने ढांचे को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोगों का, कार्यकर्ताओं के, कुछ कार्यकर्ताओं के नेता प्रीतम सिंह हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के नेता हरीश रावत हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के नेता करण महारा हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के नेता यशपाल आर्या हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के नेता हरक सिंह रावत हैं, ठीक। लेकिन इसके उलट अगर हम भाजपा में देखें तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के भीतर आपस में चीजों को लेकर के या वहां महत्वाकांक्षाएं नहीं है। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं भाजपा उसमें परिदृश्य में, तो भाजपा का सारा ढांचा, सारे लोग एक ही नेतृत्व के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। ये उन्होंने अपने संगठन को गढ़ा है इस तरीके से। यही रिवाइव की जरूरत, इसी अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत कांग्रेस को भी थी, लेकिन कांग्रेस में यह नहीं हुआ। 2017 के रिजल्ट के बाद, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब कांग्रेस में कुछ बदलाव आ गया है। और 2022 के चुनाव में जिस तरीके का माहौल दिखाई दिया, अंततः हम भी इस उसमें आ गए कि शायद अब वास्तव में कांग्रेस आने के उसमें है, भाजपा के लिए चीजें नकारात्मक दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये भाजपा के संगठन के भीतर उसके लीडरशिप और उनके संगठनात्मक ढांचे की ही शायद खूबी रही कि उन्होंने तमाम नकारात्मकताओं को, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स को, उन तमाम सारी चीजों को कि भाई 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उन तमाम सारी चीजों को जो जनता में अंतर विरोध था भाजपा को लेकर के था, जो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा था, उसको धीरे धीरे उन्होंने डाइल्यूट करने का काम किया। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम निकल करके आए वो आपके सामने, सबके सामने है। उसमें भी भाजपा ने इतना बड़ा कि 36 से ज्यादा सीटें, वो 47 सीटें लेकर के आती है, ठीक है। तो ये भाजपा ने अपने भीतर अपने संगठन को तैयार किया है। कांग्रेस ने इन 7-8 सालों में भी अपने भीतर ये चीजें समझने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के बड़े ने, उनके भीतर मैं और सिर्फ मैं ही मैं की जो भावना रही। इसलिए अक्सर मैं ये बात कहता हूं, हालांकि गरिमा ये आरोप हम पत्रकारों पर लगता है कि गोदी मीडिया है, गोदी पत्रकार हैं, लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस को जो उत्तराखंड में बर्बाद किया है वो गोदी नेताओं ने किया है। कांग्रेस के गोदी नेताओं का जो ग्रुप है, इन्होंने इसको बर्बाद करने का काम किया है। ये लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन कांग्रेस का संगठन बहुत पीछे चला गया, ठीक। अब कोई चमत्कार ही हो सकता है कि कांग्रेस का संगठन दोबारा से उस स्थिति में आ जाए। गणेश गोदियाल ने 2022 के इलेक्शन में जब परफॉर्म किया, आप 9 सीटों से 17 सीटों पर ले आए, क्या हुआ? अंततः आपको हटा दिया गया, ठीक। उनकी वो काबिलियत नहीं देखी गई कि उनके संगठनात्मक ढांचे ने, उनके संगठनात्मक ने, चीजों नेतृत्व ने पार्टी को कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव लेवल पे तो लेकर के आई, पॉजिटिव लेवल पे तो लेकर आई, चीजें घटी नहीं है, बढ़ी थी। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो भाजपा और कांग्रेस को अलग करती हैं। इन्हीं चीजों में जो हमारा राज्य का जो क्षेत्रीय दल रहा,
उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय दल रहा, क्योंकि हम भी उत्तराखंड आंदोलन में शामिल रहे, हमने भी उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खड़े रहे, है ना। चाहे दिवाकर भट्ट के वो जोशीले नारे आज भी मुझे याद हैं, जो श्रीनगर में उन्होंने दिए थे, देहरादून में उन्होंने दिए, कर्णप्रयाग में उन्होंने जो नारे लगाए, है ना, उनके भाषण हमें आज भी याद हैं। लेकिन क्या हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ क्षेत्रीयता की भावना को लेकर के आगे बढ़ता रहा, संगठन पर उसने ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि आज यूकेडी इस स्थिति में पहुंची है। ठीक, नेतृत्व का अभाव वहां भी दिखाई दे रहा है, वहां भी हर नेता अपने आप को बड़ा नेता मानता है। उत्तराखंड का राज्य का संगठन है, लेकिन नेतृत्व इसके बड़े बड़े हैं, केंद्रीय नेतृत्व तक की यहां बात होती है। ठीक है, जबकि राज्य का नेतृत्व अभी तक उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया। ठीक है, इस चुनाव में स्थितियां लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या रही वो सबके सामने है। ठीक, तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि भाजपा अपने इन तमाम सारी चीजों को, अपने इन डेंट्स को समेट लेती है, उनको संभाल लेती है। कांग्रेस, तमाम जन मुद्दे थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास जन मुद्दों का अभाव रहा या उत्तराखंड में बहुत बेहतरीन सरकार चल रही हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सरकार इतनी भी अच्छी नहीं होती जितनी सत्ताधारी दल प्रशंसा करता है, और सरकार इतनी भी बुरी नहीं होती है जितना विपक्ष उसके बुराई करता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड में मुद्दे नहीं थे, तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड में। पहाड़ों को लेकर के एक मुद्दा है, पहाड़ों के विकास को लेकर के एक मुद्दा है, वित्तीय असमानता जो पहाड़ों में और मैदानों में है उसको लेकर के वो एक मुद्दा है, विकास की स्थितियां, स्कूलों की स्थितियां, स्वास्थ्य की स्थितियां, वो तमाम मुद्दे हैं। अंकिता मर्डर केस हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का विषय रहा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, क्योंकि वहां संगठन में जो एका नहीं है, उसकी वजह से वो उन तमाम मुद्दों को भी कैश नहीं कर पाती है जो उसके सामने आते हैं, और यही चीजें आने वाले निकाय चुनाव में भी हमें दिखाई देंगी। ठीक, कांग्रेस अपनी बात नहीं कर रही है, वो आज ही भाजपा को कह रही है कि इन्होंने इतनी देर क्यों कर दी। अरे उनकी रणनीति है, हर दल अपनी रणनीति बनाता है, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत उनकी रणनीति मजबूत भी है। ठीक है, ठीक है, उनकी रणनीति बिल्कुल वो परफॉर्म कर रही है ना, दिख रही है वो। अगर उसे जीत मिलती है तो उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, आप भी समय लगाइए, लेकिन बेहतर लीडर को लेकर के आइए ना। बिल्कुल, एक तो लीडरशिप पर काम कीजिए, दूसरा अपने वर्किंग पैटर्न पर भी। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस को तो कम से कम काम करना ही चाहिए। लीडरशिप एक बहुत बड़ी चीज है, खैर उसमें बहुत बड़े लोगों का मुझे लगता है रोल होने वाला है। वो कांग्रेस आलाकमान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर पर जो चीजें कम होती जा रही हैं उसके बारे में कांग्रेस आलाकमान अगर सोचेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कार्यकर्ताओं के लेवल की बात शायद नहीं हो। चलिए दीपक रावत जी के पास चलते हैं। दीपक रावत जी, कांग्रेस और बीजेपी में वही घमासान जो हर चुनाव से पहले इस बार भी शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं दिख रहा है। हर बार की तरह विपक्ष मजबूत अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष बने, यूकेडी भी उसमें अहम भूमिका निभाती है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं गरिमा जी, कुलदीप जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि जिस प्रकार की दुविधा का सामना कांग्रेस कर रही है उसी तरह का सामना यूकेडी भी कर रही है। लेकिन हमारी दिक्कत कुछ और है। हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं होते, जो जनता से संपर्क प्रदेश स्तर, हाँ। और गरिमा जी, क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व जो है इस समय जनता के बीच में लगातार कम होता जा रहा है। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस अंकिता भंडारी के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा प्रखर रहा है, कुलदीप जी भी इस बात को ले रहे हैं, लेकिन उस मामले में जनता इतना सजग नहीं हुई है। जनता ने अगर जनता को यूकेडी की बात समझ में नहीं आ रही थी तो जो तमाम दूसरे विपक्षी दल थे उनकी बात को भी समझना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि जनता जो है इस टाइम राष्ट्रवाद की, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है, राष्ट्रवाद का जो उनका जो एक नारा चलता है, वो क्षेत्रवाद के ऊपर हावी हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अब जो मामला अब लगातार आ रहा है, हम जो यूकेडी है वो बदलाव के दौर पे है। हमारे जो नेता हैं वो बहुत जो तथाकथित जो हमारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत उम्रदराज हो चुका है। अब एक नई युवा पीढ़ी लगातार आ रही है और वो नेतृत्व करने के लिए बढ़ रही है।
हम जिस बदलाव के दौर में जा रहे हैं, हमें निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इस बदलाव के दौर से पूरा होते तो हम संगठन को मजबूत करेंगे, जो कि विगत कुछ वर्षों तक नहीं रहा है, और यहाँ की समस्याओं को तो हम इस प्रदेश के बनने से चलिए, ये एक बेहतर बात है कि कम से कम आप प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पर चीजें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही उसमें आप उस तेजी के साथ में सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन आपका प्रयास ठीक है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, गिरिराज जी बताइए जल्दी से। गरिमा जी, कुलदीप राणा जी का बड़ा सम्मान मैं करता हूँ, वाकई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन अभी जो एनालिसिस उनकी थी वो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। बताओ, एक तरफा एनालिसिस था उनका। उन्होंने जितनी बातें रखी कांग्रेस के बारे में और कितना उन्होंने लगभग अप्रिशिएशन की तरफ ले गए भाजपा को। सर, सच्चाई ऐसा नहीं होता है। मैं कुलदीप जी का कोई भी समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार होता है। मैंने भी डिबेट में वही सारी बातें रखी। स्वयं का हो सकता है, गरिमा जी स्वयं का एनालिसिस उनका हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बड़ी छनी हुई बातें वो रखते हैं, लेकिन अभी कुछ बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो लीडरशिप हमारी है वो पूर्ण रूप से ठीक है। छल और कितनी सफलताएं करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिल गई, बताइए आप। कितने सारे चुनाव हो गए और जीत किसमें पाई आपने? भाजपा केवल छल और छद्म के माध्यम से कब तक आप जनमानस को जो है भ्रमित कर सकते हैं? सर, मैंने पहले भी कहा था कि आरोपों से आगे बढ़ेंगे तब शायद पार्टी बेहतर लाइन पर जा पाएगी, क्योंकि पार्टी हित में आप काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक एजेंडा नजर आता है कांग्रेस के लोगों का कि किस तरीके से बीजेपी की कमियां निकालिए, लेकिन खुद पर भी तो काम करते रहिए। गरिमा जी, पार्टी पूरी तरह से करण महाराज जी के नेतृत्व में, जो मैंने आपको कहा, पूरी लीडरशिप को लिए हुए बिल्कुल सही ट्रैक को पकड़े हुए हैं। निश्चित रूप से पूरी तरह से वो पाथ कांग्रेस पकड़े हुए है कि अभी लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं। सुनिएगा, ठीक है, छोटी से छोटी बात अगर वाकई जनमानस उत्तराखंड का कहीं पीड़ित लगता है, कहीं परेशानी की मुद्रा में आता है, तो कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से पूरी तरह से करण महाराज के नेतृत्व में जो है पूरी लीडरशिप को लिए हुए साथ में खड़ी होती है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है प्रदेश में, लगातार सारी चीजें विजिबल है। ये तो राणा जी भी, कुलदीप जी भी जानते हैं कि दोनों स्मार्ट सिटी के नाम पे 1100-1200 करोड़ रुपए आए और धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आए। स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं प्रदेश में। कब तक छलेंगे आप, कब तक भ्रमित करेंगे जनमानस को? और निश्चित रूप से आज जनता को जगने की भी जरूरत है। सुनिएगा गरिमा जी, अगर वाकई 1 वर्ष तक लिंगर ऑन की बात कर रहे हैं, जो आपने बात बोलाई बहुत पुरानी बातें होगी, भाई वो दर्द तो दे गए ना आप जनता को। सर, हम क्या कह रहे हैं, हमने भी स्वीकार कर लिया कि वो दर्द दे रहे हैं। वो सब हमने एक वक्त के लिए सपोज मान लिया कि बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, लेकिन सर चुनावों में जीत भी तो उसी के हिस्से में आ रही है। आप वहां क्यों नहीं करते? एक राजनीतिक दल के लिए सबसे जरूरी होती है सत्ता में रहना और जीत हासिल करना। आप छोड़ दीजिए ये सारी बातें करना कि आप जनता के हित में काम करेंगे। हमको भी पता है, यही बीजेपी कहती है, यही यूकेडी कहती है, यही कांग्रेस कह रही है। अरे पार्टी के लिए क्या हो रहा है वो भी तो सोचिए। चलिए ठीक है, कुलदीप जी का हम जवाब लेंगे। पहले कुलदीप जी जल्दी, बहुत कम शब्दों में कहिएगा सर, बहुत कम वक्त है। आज भाजपा देखिए, रूल कर रही मैं बिल्कुल मैं गिरिराज भाई की बात का जवाब दे रहा हूं। आप सुन लीजिए, हाँ बोलिए। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का ये जिम्मेदारी होती है, उनकी ये भूमिका होती है कि वो जनता के मुद्दों को आवाज दे, उनको दिशा दे, उस ऊर्जा को दिशा दे सकारात्मक रूप से। यही मांग आपने बिल्कुल ठीक कहा गिरिराज जी ने कि भाई कितने मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, नदियों को लेकर के मुद्दा है, खनन को लेकर के उत्तराखंड में मुद्दा है, शराब को लेकर के उत्तराखंड में मुद्दा है, अंकिता मर्डर केस, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुद्दा है। लेकिन जब इतने मुद्दे हैं तो फिर कांग्रेस पीछे क्यों है? वही बात, आप अपनी बात पहुंचा पाने में शायद कामयाब नहीं है। बाद अगर भाजपा आगे है तो ये उसकी खूबी है ना, उसकी अपनी वजह है, उस पर काम करिए। वो वहां काम ही नहीं करते, वो सिर्फ सवाल पूछते रहते हैं। सर बहुत कम वक्त है, जपेन जी बस एक लाइन में प्लीज। आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ ले रही हूँ। अभी सभी साथियों ने, साथियों ने कहा कि हमने दर्द दिया है, चुनाव देरी से होना भाजपा द्वारा दिया हुआ दर्द है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा सा विलंब हुआ है चुनावों में, लेकिन अगर भारतीय जनता ठीक है सर, अब हम समझ रहे हैं आज डिबेट थोड़ा सा समर्थन में जा रही है, आप वही बात कहना चाहते हैं।
देगी। और बहुत मुद्दा है, उस पर हमने चर्चा का बात नहीं कर रहे हैं। देरी हुई वो भी गलत, बिल्कुल गलत था, हम वहां पर चर्चा नहीं कर रहे। अब हम आप निकाय चुनावों में तैयारी कितनी, आज चर्चा उस मुद्दे पर थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवभूमि के दंगल में अपनी बात रखने के लिए। और हम बात कर रहे थे निकाय चुनावों को लेकर, जिसमें अब पार्टी के भीतर एक घमासान शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि सभी दल इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।